उनका फोन आता है, टीआई साहब, थाना प्रभारी साहब कुछ दूर जाते हैं और 5 मिनट बाद लाठी डंडे चलने लग जाते हैं, मुझे भी घसीट के अंदर लिया जाता है। तो जब मैं अंदर पहुंचता हूं और थाना प्रभारी मुझे मारता है और वो व्यक्ति ये कहते हैं कि आप पुलिस के और विधायक के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा नंगा करके पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। शायद मेरे एक शब्द में ये कहने से कितने लोगों का भरोसा उस संविधान से उठेगा। मैं उस संविधान के लिए एक शब्द नहीं कह सकता हूं। मैं सर माथे लगाता हूं उस संविधान को जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया और उन्होंने आज हमारे साथ एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने अपने बूते पर पूरे प्रशासन को हिला रखा है, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगाने के लिए प्रशासन पीछे नहीं हटा है, लेकिन आज भी वे अपनी बात बुलंदी से कह रहे हैं। एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के लोगों की समस्याओं को उठाने में वे हमेशा आगे रहे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीधी से कनिष्क तिवारी। कनिष्क जी, आपका स्वागत है। कनिष्क जी, पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर प्रशासन बहुत कदम उठा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है। कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, 2 को बर्खास्त किया गया है और कुछ को लाइन अटैच किया गया है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट। अब देखिए, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ बस नहीं हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि ये पत्रकार बिरादरी के साथ हुआ है। और देखिए, हम यदि कहें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि संघ शक्ति कलयुगे, संगठन ही इस कलयुग में बड़ी शक्ति का रूप है। हालांकि ये संगठन क्या है, कैसे हैं, सारी बातें आप जानते हैं, भलीभांति से हर पत्रकार जानता है कि जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता है। और कहा जाता है कि अपने शरीर के बाल ही दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हम लोग पत्रकार जरूर, मतलब कोई भी छोटी भी समस्या होती है, बड़ी होती है, बिना किसी को, अपने परिवार, घर, बच्चे, बीवी, किसी को देखे हुए दौड़े चले जाते हैं कि चलो किसी ना किसी को, कोई परेशान है उसे न्याय दिलाया जाए। हालांकि जब हमें न्याय की जरूरत पड़ती है तो शायद कम हाथ उठे दिखाई देते हैं। और ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। मैं आपसे और ये पत्रकार जगत से माफी मांगते हुए ये बात बोलने पर विवश हो रहा हूं कि पत्रकार ही पत्रकार का दुश्मन बना बैठा हुआ है। हालांकि मेरे मामले में सभी ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं उसका शायद ये जीवन मेरा कर्जदार रहेगा। राष्ट्रीय मीडिया का, प्रादेशिक मीडिया का, आप जैसे सभी शुभचिंतकों का, जिन्होंने कम से कम एक पीड़ित की आवाज को समझा। मैं नहीं मानता कि मैं पत्रकार हूं, मुझे एक आम आदमी मानिए। मैं तो देखिए, आर्टिकल 19 यदि संविधान की बात की जाए तो हमें अधिकार देता है स्पीच ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो वही हमारे पास भी अधिकार है। पत्रकार को कोई ना सुरक्षा मिलती, ना बंदूक मिलता है, ना कुछ भी ऐसी कोई व्यवस्था सरकारों के द्वारा नहीं दी जाती है कि जिससे हम ये कहा जा सके कि जैसे पुलिस को नियुक्ति होती है तो उसे रिवॉल्वर दी जाती है, हाथ में डंडे दिए जाते हैं, वर्दी दी जाती है। मगर हम पत्रकार होते हैं तो हम खुद चयन करते हैं कि हम कलम लेंगे, माइक लेंगे, मोबाइल लेंगे, कैमरा लेंगे। ये सारा अपने ऊपर है। देखिए, और आज के पत्रकारिता के बदलते दौर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अखबार का धीरे दिन प्रतिदिन, देखिए एक समय होता है, एक समय था कि जब अखबारों से लोग जानकारी और जागरूकता, योजनाएं और खबरें, सारी चीजें उसमें मिक्सअप होता था, उससे लोग जानकारी लेते थे। समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी से लोगों ने जानना शुरू किया। अब समय बदला है, अब हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में अखबार है। वो जो चाहे, मतलब आज व्यूअर जो है, आज जो कंज्यूमर है, या फिर मैं कहूं कि ये पत्रकारिता एक उद्योग के रूप में जो स्थापित हो गया है, तो ये उद्योग से बाहर आ चुका है। आज सच जानने के लिए लोगों को जरूरी नहीं कि कोई बड़े बैनर को ही खोल के देखना पड़े। सच
आप भी दिखाते हो प्रकाश जी, हम भी दिखाते हैं, और हमारे जैसे बड़े छोटे छोटे शहरों में रहने वाले वो सभी साथी जी तोड़ मेहनत करके दिखाते हैं। कनिष्क जी, हालांकि कुछ दिनों पहले मैंने झाबुआ के एक पत्रकार महोदय से बात की थी। उनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब चैनल पर है। और झाबुआ जैसी जगह में जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ कम्युनिकेशन के साधन कम है, वहां हर घर में एक एक टापरे में उनका चैनल चलता है और सबसे पहले लोग उनकी बात पर सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, क्या है इसकी कहानी? जी बिल्कुल आप स्थानीय बताऊंगा। बोली में है? जी 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 जी, ये MP संदेश न्यूज 24 करके मेरा यूट्यूब चैनल है। हालांकि इसका यदि आप कहो जन्म कहाँ से हुआ, कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यूट्यूब पे पत्रकारिता की जाए, क्योंकि एक सशक्त माध्यम है आज के वक्त में, आज के दौर में। यूट्यूब में आज तक भी है, ABP है, NDTV है, मतलब जो भी बड़े चैनल से लेके छोटे छोटे मतलब शहरों के चैनल तक न्यूज के जी चैनल आज यूट्यूब में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प वाकया ये है कि एक बार मैंने न्यूज नेशन में, बतौर मैं पत्रकार स्ट्रिंगर हूं, और मुझे एक बड़ी खबर मिली और मैंने वहां भेजी और उन्होंने बोला कि रिजेक्ट कर दिया, स्टोरी आइडिया भेजनी पड़ती है, और वहां से उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया कि देखो यार, मेहनत करता है आदमी, दौड़ता है, लोगों को लगता है, बड़ी आशाएं होती हैं कि हम हमसे बात करके गए हैं तो कम से कम ये सारी चीजें जो है क्लियर होंगी और न्यूज में चलेगी तो शासन प्रशासन की नजर जाएगी, वो ध्यान देंगे, उनका काम हो जाएगा। हालांकि जब न्यूज नेशन ने नहीं चलाया तो मैंने खुद उस चैनल में अपने चैनल को बनाया और उस पर एक रफ वीडियो डाल दिया ऐसे ही। और जब देखा कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों को लगता था कि नहीं, ये बात जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। हालांकि बहुत खबरों में इम्पैक्ट भी मिला, लोगों के बीच में जब बातें पहुंचती है, अधिकारियों के बीच में पहुंचती है, तो उनको लगता है कि नहीं, खबरें आ रही हैं और ऐसा हुआ है तो इसको सुधार किया जाए। हालांकि हम आईने ही हैं, हम पत्रकार, कोई हमारे पास कोई हथियार नहीं है कलम के अलावा, हम सिर्फ एक आईना है, और उस आईने से हम चेहरा दिखा सकते हैं। कमी दूर करनी हो, चेहरे में साफ कर लो, और नहीं कर सकते तो फिर कोई बात ही नहीं है कि वही कि गालिब हमेशा यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो बात यही है कि हम पत्रकारों को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि चेहरे की धूल हम साफ कराना चाहते हैं। तो हालात वही थे। फिर मैंने यहाँ की समस्या एक देखी। मैं बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके पत्रकारिता में आया हूँ। हालांकि कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ सीधी में रुकना पड़ा, मैं जॉब भी करता था, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सामाजिक व्यवस्था में एक जरूरत है ऐसी बात की जहां सच दिखाया जाए। और फिर मैंने स्थानीय बोली, हमारे यहाँ है बघेली, विंध्य के बारे में आप जानते होंगे, विंध्य प्रदेश था हमारा, और इसका मध्य प्रदेश में विलय किया गया। हमारी खुद की बोली, हमारी खुद की संस्कृति, हमारे पकवान से लेके पहनावा से लेके हर चीज जो है वर्गीकृत है। देखिए, भारत एक विविधता से भरा देश है। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता कि लोग बोलियों के आधार पर देश को बांटते हैं, लोग पहनावे के आधार पर बांटते हैं। बांटने की बात नहीं है, हम सब कुछ मिला के एक है। हमारा भारत एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी बोली एक है, हम सबका सम्मान करते हैं। और फिर उस बोली के बारे में जब मेरे दिमाग में आया कि अब ये बोली के बारे में, क्योंकि ग्रामीण अंचल काफी है, मैं आपको बता दूं ये ट्राइबल एरिया है और बड़ा ट्राइबल एरिया है हमारा, जहां पे लगभग आप समझो कि यदि यदि एक मास देखा जाए तो हमारी शिक्षा का स्तर भी हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। और ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों के हाथ में मोबाइल आया, लोग जागरूक होना शुरू हो गए, चीजों को समझने लगे और बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं। हालांकि जब मुझे लगा कि लोग ऐसे हैं जो स्थानीय बोलियों में सुनना चाहते हैं, हमारी बोली जो है बघेली, उसमें न्यूज सुनाना मैंने शुरू किया। मैंने ऐसे मैंने एक प्रयोग किया, हालांकि प्रयोग सफल रहा। असफलता, पहले डर भी था कि असफल भी हो सकते हैं, लोग मजाक उड़ाते थे कि यार बघेली में कौन समाचार बोलता है और ये क्या क्या है वो क्या है। तो
मैंने शुरुआत किया और फिर शुरुआत करने के बाद आपको बता दूं कि लगातार जो है उसमें काम करता रहा और 1,70,000 लोग मुझसे जुड़े। 1,70,000 लोग जब मुझसे जुड़ गए तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने यदि मुद्दे उठाए हैं तो लोगों ने देखे हैं, कार्यवाहियां भी हुई, बहुत कुछ तो नहीं मैं कह सकता कि हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मेरा काम रहता है दिखाना। मैं खबर के असर को नहीं दिखाता हूं, इसलिए नहीं दिखाता हूं कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपना खुद महिमा मंडन करूं कि नहीं मैंने दिखा दिया तो ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। इससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम है सच को दिखाना। हमने दिखा दिया, अब आप आईना साफ करो या चेहरे की धूल साफ करो, ये आपका काम है। हमारा काम है सच दिखाना। जी, आप जैसे लोग पत्रकार हैं जिनके कारण पत्रकारिता के पेशे की इज्जत बची हुई है। लोगों के सामने समस्या होती है तो लोग बजाय थाने जाने के, बजाय कोर्ट जी में बिल्कुल। जाने के, नेताओं के पास जाने के पत्रकारों के पास जाते हैं, और यही पत्रकारिता की असली जीत है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी बात आपके इलाके के विधायक महोदय से हुई थी, जो चर्चाओं में रहे हैं। उनका जी कहना है कि उनके साथ थाने में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसके पहले जो भी कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा वो सही थी। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, मैं उनका सम्मान करता हूं, जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं। वो हमारे भी विधायक हैं, क्योंकि मैं उसी विधानसभा का वोटर भी हूं। हम्म, हालांकि उनके मन में मेरे प्रति क्या है क्या नहीं है, मैं किसी के मन की बात तो नहीं जान सकता। हम्म, किंतु उस दिन जो कुछ भी हुआ वो संविधान के, लोकतंत्र के, और ये कहिए कि इस व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं हुआ। हम्म, मैं किसी पे आरोप की बात इसलिए आ जाती है, देखिए, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा तथ्य है। मैं वहीं पे खड़ा रहता हूं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं कवरेज कर रहा हूं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल मैं उनका सवाल थाना प्रभारी महोदय से पूछ रहा हूं। और उस आप ये समझिए कि उस समय मेरे मन में क्या मनोदशा रही होगी। एक पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मुद्दों की बात करता है। हम्म, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, मैं बिल्कुल इस चीज को नकार नहीं सकता हूं कि मैं बिल्कुल 100% बिल्कुल प्योर। मैं मानता हूं 10%, 5% कहीं मिस्टेक हुआ होगा, बट उसकी इतनी बड़ी सजा तो मैं नहीं मानता कि किसी को देनी चाहिए। हालांकि देखिए, जी आपकी आवाज, क्या अभी क्या अभी भी आपका विश्वास संविधान में है या वो खंडित हो गया? ये बहुत बहुत कहा जाए कि ऐसा सवाल है कि मेरे रोए आपको मैं दिखा रहा हूं खड़े हो गए। मेरे रोए खड़े हो गए आपके इस सवाल से, और इसलिए खड़े हो गए कि मैं संविधान के नीचे हूं। ये पूरा देश उस संविधान के नीचे है। मैं सर माथे लगाता हूं उस संविधान को जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, और उन्होंने ये अपेक्षा की कि इस संविधान के नीचे, इस संविधान के दायरे में सब कुछ होगा। हालांकि जब उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना कहा जाए कि बाहरी व्यवस्था का समावेश कर दिया गया है, लोगों ने संविधान को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को मोल्ड कर लिया है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। मैं संविधान का बहुत सम्मान करता हूं सर, और मैं सबसे कहता हूं कि ये संविधान की ही ताकत है जो आप मुझे दिखा रहे हो। दुनिया मुझे ये कह रही है कि कम से कम कनिष्क ने बात तो उठाई, तो ये संविधान ही हमें ये यहां तक लेके आया सर। और मैं मानता हूं कि ठीक है, जो भी कुछ किया इसमें सभी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। संविधान को हम दोषी नहीं देंगे, सरकार को दोषी नहीं देंगे, और ये मैं दोष देता हूं उस सिस्टम को जिस सिस्टम के नीचे लोगों को भरोसा रहता है कि ये हमारे रक्षक है। किंतु जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भरोसा किसके ऊपर, और जब बाड़ी ही खेत खाने लगे तो भरोसा किसके ऊपर आप करोगे। तो बात यही संविधान हुई। पे संविधान पे आपका भरोसा बरकरार है, लेकिन बरकरार है सर, बिल्कुल लेकिन बरकरार है। सिस्टम से भरोसा आपका उठ गया है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सिस्टम संविधान के नीचे है सर, संविधान से ऊपर सिस्टम नहीं हो सकता है। हाँ, संविधान, ठीक है, मुझे देर में न्याय मिलेगा। मैंने आवाज उठाई आप सब लोगों के माध्यम से,
बहुत सारे हमारे शुभचिंतक, बहुत सारे मीडिया के साथी, राष्ट्रीय मीडिया हो, प्रादेशिक मीडिया हो, बहुत सारे शुभचिंतकों ने कहीं ना कहीं मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, राष्ट्रीय पटल में, प्रादेशिक पटल में, सोशल मीडिया में। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो सिस्टम है ना सर, ये सिस्टम किसी का नहीं होता सर। लोगों को अहंकार जो है ना, मैं विधायक जी को मैं कोई वो नहीं कहता हूं, वो हमारे भी सम्माननीय है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, और पिताजी हालांकि हमारे नहीं हैं, मगर वो मैं उनको यही मानता हूं कि एक विधायक एक शहर का, एक विधानसभा का पालक होता है। वो पिता ही होता है, पिता तुल्य ही होता है एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। हालांकि एक पत्रकार जो है जब सवाल करेगा सर, तो उन्हीं से करेगा जो उस व्यवस्था के हिस्से होंगे। मैं किसी तीसरे व्यक्ति को इंदौर जाके इंदौर के विधायक से नहीं बोलूंगा कि सीधी में फायर ब्रिगेड नहीं है, आप व्यवस्था बनाओ। मैं भोपाल जाके मुख्यमंत्री जी से नहीं कहूंगा कि भैया आप हमको फायर ब्रिगेड यहाँ पे दिलवाओ, 1 लाख की आबादी है, एक फायर ब्रिगेड में 1 लाख की आबादी नहीं चलेगी। तो मैं तो स्थानीय विधायक से ही सवाल पूछूंगा, सांसद से पूछूंगा, उस व्यवस्था से पूछूंगा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसको यदि आप ये सोचते हो कि नहीं मैं आपके विरोध में खड़ा हूं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं सर। मैं विरोध में नहीं हूं, मैं तो चीजें दिखा रहा हूं। आपको विधायक निधि दी जाती है, आप दीजिए ना भाई साहब। विधायक निधि आम जनता के पैसों, टैक्स के पैसे ही तो है। क्यों नहीं देते आप? क्या क्यों लोगों की जी क्या आपके द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार, लापरवाही और गुटबाजी की खबरों से लोग चिढ़े हुए थे? जी बिल्कुल चढ़ेंगे। देखिए सर, यदि हम चाटुकार होते, चरण वंदना करते होते, तो हम इतने अच्छे पत्रकार होते ना सर कि रोज हमें मालाएं पहनाई जाती, रोज हमारी एक फोटो आप विधायक जी के साथ देखते कि फला विधायक जी यहाँ आज ये उद्घाटन किया, आज फला नाली का निर्माण हो रहा है, आज फला ये सड़क का निर्माण हो रहा है। और मैं ये बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का धर्म यही है। मैं परम पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पढ़ता हूं, वो मेरे आदर्श हैं। और उनका कहना है कि खबर वही है जो सरकारों से सवाल पूछे, खबर वही है जो सिस्टम से सवाल पूछे, खबर वही है जो जनता की भलाई के लिए हो। और यदि वो खबर नहीं चलाई जा रही, कुछ दूसरी खबर चलाई जा रही, तो वो विज्ञापन है, ना कि वो खबर है। ये सीधा सीधा उनका कहना है। और बड़े अदब के साथ उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और ये कहता हूं सर कि उन जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व होना शायद आज के परिवेश में बड़ा मुश्किल है, मगर उनके चरणों की धूल हो जाना एक पत्रकारिता का सफर, मतलब एक बेहतर सफर माना जा सकता है। और मैं उन्हीं को आदर्श मानता हूं सर जी। इस कांड के बाद जो थाने में गुंडागर्दी हुई आपके साथ, उसके बाद कितने पत्रकार संगठनों ने, मानवाधिकार आयोग ने आपसे संपर्क किया? फिलहाल मुझसे तो संपर्क नहीं बनाया गया, किंतु मानवाधिकार ने कार्यवाही शुरू की है। भोपाल से अमित सिंह रेडियो एसपी जो है आए हुए हैं जांच के लिए, हालांकि आज बयान हो गए हैं उनके पूरे। और अब अपनी वो फाइनल रिपोर्ट जो है डीजी साहब को पेश करेंगे। और उसके बाद जो भी कार्यवाही होती है, मुझे उम्मीद है इस व्यवस्था पर, संविधान पर, मैंने पहले कहा मैं सीधी का पत्रकार हूं सर। मैं इंदौर की बात नहीं करूंगा, भोपाल की बात नहीं करूंगा, सरकारों की बात नहीं करूंगा, सिस्टम की बात करूंगा। सीधी के सिस्टम पर मुझे भरोसा नहीं था। हालांकि अमित सिंह सर के द्वारा जो भी चीजें पूछी गई, हमें भरोसा जताया गया कि हम गलत नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है इस व्यवस्था पर, और जिस व्यवस्था के नीचे शायद आप भी चैन की नींद सोते हैं, हम भी चैन की नींद सोते हैं। कुछ होते हैं अपवाद, हर जगह होते हैं। मैं ना लोकतंत्र पर टिप्पणी कर सकता हूं, ना संविधान पर कर सकता हूं, ना सिस्टम पर कर सकता हूं, ना सरकार पर कर सकता हूं। मैं टिप्पणी कर सकता हूं तो अपवाद हर जगह होते हैं, और ऐसे ये अपवादों बताइए, से जी। प्रेस काउंसिल या और किसी संगठन की ओर से आपको कोई सूचना मिली कि हम आपके साथ खड़े हैं, पत्रकारों के संगठनों की तरफ से? जी आपको बता दूं, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था। बकायदा उनके द्वारा जो है अमित शाह जी को ज्ञापन दिया गया है, और इस पूरे मामले को संज्ञान लेने की बात कही गई है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि और
प्रेस से बहुत सारे संगठनों के फोन आए, भोपाल से आए, इंदौर से आए, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, इवन साउथ से भी आए हमारे पास। और उन लोगों ने सभी ने भरोसा जताया कि आपके लिए हम जहां जरूरत होगी खड़े रहेंगे। हालांकि सारी चीजें अब बड़ी धीमी गति से चल रही हैं और कुछ कुछ हो भी रहा है, और मैं भी फिलहाल अभी इंतजार कर रहा हूं कि सरकारें क्या करती हैं, सिस्टम क्या करता है। और मैं भी हाई कोर्ट जाके सारी चीजें जो है पिटीशन लगाऊंगा, पीआईएल लगाऊंगा, साथ साथ एक मानहानि का केस करना है मुझे, जो मेरी मैं इसलिए कर रहा हूं, उसका भी कारण आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मानहानि करने का कारण यही है कि लोगों के लिए पत्रकार एक सॉफ्ट टारगेट ना हो। जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी कोई कुछ भी पत्रकार है, मतलब उसको बोल देंगे यूट्यूबर है, कोई बोल देगा फेसबुक वाला पत्रकार है, कोई ये फला वाला पत्रकार है, कोई मोबाइल वाला पत्रकार है, कोई चोंगा वाला पत्रकार है, कुछ भी मतलब पत्रकार मतलब क्या है। मुझे सरकार, यदि मेरी आवाज सरकारों तक पहुंचे तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या हमें सरकारें नियत करेंगी कि हम पत्रकार हैं? हमें कौन नियत करेगा कि हम पत्रकार हैं? ये भी डिफाइन किया जाए। जी। क्या एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है कि इस सब से आपकी पत्रकारिता में धार आई है या आप पीछे जाएंगे डर के? नहीं, बिल्कुल धार आई है सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज का एक इंसिडेंट है जो कि मुझे काफी दुख है। हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने कहा कि पीआरओ जो हमारे यहाँ हैं, बैठते हैं, उनके यहाँ विधायक पुत्र के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई कि क्या कनिष्क तिवारी किसी भी रजिस्टर्ड संस्था के पत्रकार हैं। तो उनके द्वारा लिख के दिया गया कि इनका कोई भी ऐसा दस्तावेज यहाँ पे नहीं जमा है किसी भी रजिस्टर्ड संस्था का। हालांकि अब आप समझ रहे हैं, सिस्टम से मेरी लड़ाई है, और उस सिस्टम का हिस्सा वो जनसंपर्क विभाग भी है, जो विधायक की बात पहले सुनेगा। हमारी बात सुनता कौन है सर? लाचार तब इंसान होता है जब कहीं कोई बात नहीं सुनता है सर। यानी पत्रकार नहीं है तो एक नागरिक के रूप में आपका कोई अधिकार नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उनका ये कहना है कि ये फर्जी पत्रकार है, और सारी चीजें ठीक है, बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं सर। सच की लड़ाई में इंसान टूटता है, बिखरता है, मगर यदि खड़ा है मजबूती से तो जीत उसी की होगी। आप जैसे लोग जो है, आप जैसे साथी जो है, शुभचिंतक हैं, उन्हीं की बदौलत मैं आपसे इतनी बात कह पा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है इस संविधान पर, इस व्यवस्था पर, कि कुछ भी हो जाए न्याय जरूर मिलेगा सर। और इस न्याय के लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और वादा इसलिए करता हूं कि लोगों को लगता है कि कहीं ये सेटलमेंट ना कर ले, विधायक से डर ना जाए, पुलिस अधीक्षक से न डर जाए, इससे न डर जाए। नहीं डरूंगा सर। अब जान है तो अब आपसे यही कह बहुत सकता बहुत हूं धन्यवाद। जी कि जी कनिष्क जी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत ये रहना चाहिए, और हर पत्रकार को सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता सर, क्योंकि पत्रकार की बजाय यदि मैं सब्जी वाला होता, किराने की दुकान खोल के बैठा होता, तो ना मुझे विधायक प्रताड़ित करते, ना पुलिस प्रताड़ित करती, ना आप हमारा इंटरव्यू ले रहे होते सर। तो हमें अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कलम, हमारी आवाज, हमारी जो खबरें हैं वो बताती हैं कि हम कौन हैं, वो हमें अधिकार देती हैं। और संविधान में सबका अधिकार बटा हुआ है। हम भी अपनी हदों को जानते हैं कि कितने हद में रह के हमें पत्रकारिता करनी है, किसके ऊपर जब आरोप आते हैं तो किस तरीके से उन आरोपों को हम बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं, किस तरह। हालांकि सारी चीजें हम सब जानते हैं, मगर जब बात होती है नजर की, जब खिलाफत करोगे तो दुश्मन तो बनेंगे। और खिलाफत किस लिए कर रहे हैं? जनता के लिए, कि जनता क्या बेहतर हो। एक फायर ब्रिगेड है, 2 हो जाएंगी सर, तो मुझे लगता है कि शहर में आग लगेगी तो कम से कम दुकानें बचेंगी, लोगों के कीमती सामान बचेंगे। कनिष्क तिवारी के घर में आग लगेगी तो वही उनका, आपके राहत, आप इंदौर के हैं आप, और राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत शेर है सर, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। तो हाल यही है सर कि मैं अकेला यहां नहीं हूं,
यहाँ पूरा जो है कई घर बने हुए हैं और इन घरों को सुरक्षित रखना भी संविधान की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है और सरकारों की जिम्मेदारी है। न्याय देकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय पर मेरा पूर्ण विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान जी पर, कि वो पत्रकारों के हित में जरूर न्याय करेंगे और एक नजीर पेश करेंगे जिससे दोबारा इस तरह का बर्ताव कभी ना हो और कोई दूसरा कनिष्ठ तिवारी इस तरह सरेआम नंगा ना हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने अपनी बातें बेबाकी से कही, बहुत अच्छा लगा। एक शेर की लाइन भी बहुत अच्छी है, आपने एक शेर सुना है तो एक लाइन में भी कि दुश्मन है बहुत उसके आदमी अच्छा होगा। तो अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं तो माना जा सकता है कि आप अच्छे आदमी होंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं पत्रकारिता के लिए अच्छा है। और पत्रकारिता से इतर अगर आप एक नागरिक हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इस देश का नागरिक होना अपने आप में फख्र की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े कनिष्क जी और अपना बेशकीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि संविधान में आपकी आस्था और विश्वास अभी भी बरकरार है और यही हम सब देशवासियों के लिए एक नजीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये थे कनिष्क तिवारी जो बता रहे थे कि इस कांड से उनकी पत्रकारिता कितनी बदली है और उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय कुछ रखते हो तो जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।